हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण गुण धर्मों में आवर्तित। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, आप जानते हो इस चैप्टर का यूज बहुत जगह लगेगा। जैसे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम वहां काम आएगा। पी ब्लॉक्स पढ़ते हैं वहां काम आता है, एस ब्लॉक पढ़ते हैं वहां काम आता है, और भी बहुत जगह इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आज का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा थियोरटिकल होगा, क्योंकि थोड़े से हम हिस्ट्री की बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेटा हम बात करने वाले हैं अगर बात कहूं तो तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, आवर्त सारणी बनाई, इसका जो क्लासिफिकेशन करा, इसकी नीड क्यों हुई, क्यों हमें आवर्त सारणी बनानी पड़ी, इसके बारे में बात करेंगे। आवर्त सारणी की परिभाषा, आवर्त सारणी होती क्या है, उसके बारे में देखेंगे बेटा। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का स्टक नियम, लोथर मेयर का वक्र और चैन का टॉयस का भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो एग्जाम में न्यूलैंड का स्टक नियम आ जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि न्यूलैंड का स्टक नियम, हालांकि आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में न्यूलैंड का स्टक नियम पढ़ा होगा आपने, शायद डोबेराइनर का त्रिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया हो। तो आपने इसमें कहीं ना कहीं 10th क्लास के अंदर भी इस चीज को पढ़ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो हम बात कर रहे थे कि तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो बेटा हम बात करें 1800 शताब्दी की या उससे पहले की, तो हमें कुछ ही एलिमेंट्स ज्ञात थे। तो कुछ ही एलिमेंट्स जब हमें ज्ञात थे तो उनको बेटा याद करना, उनकी प्रॉपर्टी को याद करना बहुत आसान था। समझते रहना बेटा अच्छे से और नोट करते रहना, हालांकि नोट्स मैंने आपको सामने ही है। तो उनकी प्रॉपर्टी को याद करना आसान था, ऐसी नीड नहीं थी, क्लासिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आसानी से मान लीजिए 2-4 एलिमेंट्स है, 10-5 एलिमेंट्स है, तो उनको प्रॉपर्टी आराम से याद कर सकते थे, पर याद कर रहे थे। लेकिन 1800 की बात कर रहा हूं मैं बेटा, लगभग 31 एलिमेंट्स ज्ञात हो गए थे। और जैसे जैसे हमारे पास समय बढ़ता जा रहा था, एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जा रही थी। अगर मैं बात करूं कि बेटा 1800 की, तो 1800 मैंने अभी बताया आपको, 1800 मैंने आपको बताया भी कि हमारे पास 31 एलिमेंट्स ज्ञात हो गए थे। 1865 तक 63 एलिमेंट्स को ज्ञात किया जा चुका था। तो अब जैसे जैसे बेटा हमारे पास सन बढ़ते गए, समय बढ़ता गया, तो एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई। और जब डिस्कवरी होती जा रही थी तो प्रॉपर्टी को याद करना भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को याद करना टफ हो रहा था। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास मान लीजिए 5-6 चीजें हैं या रिएक्शन है 5-6, और वो लगभग समान हो, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो उनमें, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे ना, आपको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। सेम वो ये, क्योंकि जो एलिमेंट्स थे उनमें कुछ ना कुछ समानता थी कुछ एलिमेंट्स के अंदर। अब जो एलिमेंट्स के अंदर समानता थी, मोस्टली समानता थी, कुछ डिफरेंस भी था, जैसे आयतन में अंतर था बेटा, भौतिक गुणों में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो क्या था बेटा, उनको याद कर पाना, उनकी प्रॉपर्टी को याद कर पाना थोड़ा टफ होता जा रहा था जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे। तो फिर साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि क्यों ना इनका एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, क्यों ना समान गुणों वाले तत्वों को एक जगह और भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया जाए और एक टेबल सी बना दी जाए, जिससे प्रॉपर्टी को याद करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इसलिए हमारे पास आवर्त सारणी की नीड हुई, क्लासिफिकेशन की नीड हुई। तो आप देख सकते हो बेटा आजकल लगभग 118 तत्व ज्ञात है। एनसीईआरटी में 114 दे रखे हैं, लेकिन 118 ज्ञात है। इनमें से 94 तत्व प्रकृति में, जो 94 तत्व है वो तो नेचर के अंदर पाए जाते हैं बेटा, या तो मुक्त अवस्था में या फिर संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। 94 एलिमेंट्स नेचर के अंदर मिलते हैं। शेष 24 तत्व प्रकृति में नहीं मिलते। जो 24 एलिमेंट्स है वो नेचर के अंदर नहीं पाए जाते, वो आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, यानी कि उन्हें लैब के अंदर साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया है। क्लियर बात बेटा। तो याद रखना 94 तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, लेकिन हमारे पास 24 कैसे बेटा, आर्टिफिशियल है, जिन्हें मनुष्य के द्वारा यानी जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए। इतने सारे तत्वों के गुणों का अध्ययन अलग अलग कर पाना, आप समझदार हो, कठिन था। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए बेटा वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके अध्ययन को आसान बनाया, क्लासिफिकेशन करके। वर्गीकरण का अर्थ है, क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या है,
कि समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व को एक ही समूह में रखा जाना। अतः तत्वों के वर्गीकरण के अध्ययन से हमने उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल रूप से कर सकते थे। जब हमने क्लासिफिकेशन कर दिया तो अब उनके जो प्रॉपर्टी है उनको आसानी से हम याद कर सकते थे, आसानी से हम समझ सकते थे। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। यहाँ से आपको कुछ बातें याद रखने के, कितने टोटल एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, कितने एलिमेंट्स नेचुरल है, कितने एलिमेंट्स बेटा हमारे पास आर्टिफिशियल है, कौन से सन में कितने एलिमेंट्स हमारे पास पता थे, कितने ज्ञात थे, 1865 में कितने हो गए थे। तो ये बात है, आपको कुछ इंपोर्टेंट बात है आपको यहाँ से नोट करनी है। आगे चले बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा हम आवर्त सारणी की पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल क्या थी, सिंपल सी बात है। पीरियोडिक टेबल क्या थी कि समान गुणों वाले तत्वों को तो समान समूह में और भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को जब हम भिन्न भिन्न समूह में रख रहे थे तो रखने से जो टेबल बनी उसी टेबल का नाम हमने क्या रखा, आवर्त सारणी। तो देख सकते हो बेटा, आवर्त सारणी वह सारणी है जिसमें तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक ही प्रकार के गुणों वाले तत्वों को एक साथ, एक ही प्रकार के गुणों वाले तत्वों को एक साथ, एक ही वर्ग में, एक ही समूह में, तथा भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आवर्त सारणी। अब ये मेरे पास आवर्त सारणी सब जानते हैं, पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं समूह फर्स्ट की बेटा, समूह फर्स्ट की, ग्रुप फर्स्ट की, जिन्हें ग्रुप फर्स्टों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु। लिख लेना बेटा, क्षारीय धातु। समूह दूसरे को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, राइट। यहां से यहां तक बेटा, यहां से यहां तक ये जो हमारे पास एलिमेंट है इनको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। कुछ हमारे पास अदर मेटल्स है, यहाँ पर जो आपको ग्रीन लाइन से दिख रही होगी ये कुछ अदर मेटल्स है, लेकिन देख लेंगे हम फिलहाल। हाँ, यहां से यहां तक ये जितने भी है ये हम सारे के सारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं, इनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। अच्छा, हैलोजन, इनको एक और नाम दिया जाता है इस वाले तत्व को, हैलोजन्स, इसको हम हैलोजन्स बोलते हैं बेटा। नोबल गैसेस, ये हमारे पास जो 18 ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारे पास कौन सा होता है, लैंथेनॉइड सीरीज होती है, लैंथेनॉइड सीरीज। और ये हमारे पास कौन से बेटा, एक्टिनॉइड सीरीज, ये वाली एक्टिनॉइड सीरीज, ये लैंथेनॉइड सीरीज, राइट। तो ये सारे हमारे पास पीरियोडिक टेबल थे, इनको हमने क्लासिफाई करा इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। जो आवर्त सारणी इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी तो फिलहाल हम चीजों को समझ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ और किन किन साइंटिस्टों का योगदान था। आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि तत्वों के वर्गीकरण की जो अवधारणा है, जो प्रारंभिक अवधारणा यानी कि जहां से स्टार्टिंग हुई, यानी कि किन किन साइंटिस्टों का योगदान था, तो अगर बात की जाए कि तत्वों को वर्गीकृत करने की दिशा में, वर्गीकृत करने की दिशा में बेटा महत्वपूर्ण प्रयास डोबेराइनर ने किया, न्यूलैंड ने किया, लोथर मेयर ने किया, मेंडलीव ने किया, चैनकोटॉइस ने किया। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनमें से हमारे पास ये कुछ मेन साइंटिस्ट थे, आदि के द्वारा किए गए इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप तत्वों के परमाणु भार एवं गुणों के बीच कोई संबंध होने की संभावना प्रकट की गई। यानी कि जो तत्वों के परमाणु भार है और जो गुण है उनके बीच कोई प्रॉपर्टी का जो रिलेशन है वो होने की पॉसिबिलिटी प्रकट की गई इन साइंटिस्टों की मदद से। आगे चलते हैं। और सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्हें हम डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, डोबेराइनर ने सन 1800 के अंदर दिमाग में बात आई और सन 1817 में, समझते रहना बेटा, सन 1817 में इन्हें एक सुझाव आया त्रिक का। इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का एक सेट बनाया, तीन तीन एलिमेंट्स का एक सेट बनाया और इन्होंने कहा कि जो पहला एलिमेंट्स है और जो तीसरा एलिमेंट्स है, इन पहले और तीसरे एलिमेंट्स के जो परमाणु भार होगा, जो परमाणु भार का औसत होगा, जो परमाणु भार का औसत होगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो ये तीनों तत्व समानता प्रदर्शित करेंगे। सन 1817 में इनके दिमाग में ये बात आई, लेकिन इन्होंने सन 1829 में प्रकाशित की, यानी कि जो बात कही या जो साइंटिस्टों के बीच में बात कही वो कब कही बेटा, सन 1829 में। तो हम कहेंगे ये जो सिद्धांत दिया गया है वो सन 1829 में दिया गया है, जिसे हम त्रिक बोलते हैं, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। हालांकि सुझाव तो 1817 में आ गया था दिमाग में। तो सबसे पहले जो
पीरियोडिक टेबल बनाने का, यानी कि जो सबसे पहले बेटा क्लासिफिकेशन करने का माइंड के अंदर जो आया है वो डोबेराइनर क्या है। तो डोबेराइनर से स्टार्टिंग हुई, और डोबेराइनर क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट है, उन पहले और तीसरे एलिमेंट्स के परमाणु भार का जो औसत होगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर या लगभग बराबर होगा, राइट। और अगर ऐसा है तो तीनों तत्व समानता प्रदर्शित करेंगे, वो तीनों तत्व एक जगह रख सकते हो, एक ही समूह में रख सकते हो। तो आप देख सकते हो बेटा सन 1829 में डोबेराय ने देखा कि यदि तीन समान गुण धर्मों वाले तत्वों को, तीन समान गुण धर्मों वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले तथा तीसरे तत्वों के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर होता है, औसत के लगभग बराबर होता है। तीन समान गुण वाले तत्वों का समूह त्रिक कहलाता है। जो तीन समान गुण धर्मों वाले तत्वों का जो समूह होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, त्रिक बोलेंगे। तो इसको एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं, उदाहरण फर्स्ट, ध्यान से देखना बेटा। एग्जांपल फर्स्ट, यहां पर मैं ले रहा हूं तत्व, यहां पर ले रहा हूं बेटा परमाणु भार, परमाणु भार, और यहां पर ले रहा हूं बेटा औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार, राइट। अब अगर तत्व की बात की जाएगी एलिमेंट्स की, तो मैंने यहां पर पहला सेट लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनके जो परमाणु भार थे बेटा, इनके जो परमाणु भार थे, लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का परमाणु भार 23 और पोटेशियम का परमाणु भार 39, ये था। मुझे क्या निकालना है, औसत परमाणु भार निकालना है। तो पहले और तीसरे का परमाणु भार का औसत निकालूंगा, पहले और तीसरे का। तो पहला बेटा हमारे पास कितना है, पहला हमारे पास 7 है, प्लस दूसरा कितना है 39, और डिवाइड किससे करूंगा, 2 से। तो वो लगभग किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर आना चाहिए। और आप देख सकते भी हो 7 और 23 46, 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 23 आएगा। और 23 किसका है, बीच वाले तत्व का परमाणु भार है। तो इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। तो बढ़ते क्रम में रखने के बाद इन्होंने कहा कि जब मैं परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहा हूं, तो बीच वाले जो तत्व का परमाणु भार है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत होगा। क्लियर है बात बेटा। ये पहले एग्जांपल था। एग्जांपल सेकंड देखते हैं। एग्जांपल सेकंड, यानी कि इनके जो तरीके है वो उसकी बात चलिए। एग्जांपल सेकंड, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर हमारे पास तत्व है, यहां पर हमारे पास परमाणु भार है, परमाणु भार, और यहां पर हमारे पास औसत परमाणु भार है, औसत परमाणु भार। चेक करो बेटा। अब क्या हमने एलिमेंट्स में लिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का जो परमाणु भार है बेटा, कैल्शियम का वो 40 है, स्ट्रोंशियम का 88 है, बेरियम का 137 है। अब मुझे औसत परमाणु भार निकालना है, तो पहले और तीसरे परमाणु का भार जोड़ूंगा और बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं बेटा, 40 प्लस 137 डिवाइड 2, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आ जाएगा बेटा 88.5, 88.5, क्योंकि 177 हो जाएगा ना, 177 को 2 से डिवाइड करोगे तो 88.5 आ जाएगा बेटा। कितना आएगा, 88.5। इसको नीचे लिख देता हूं, यहां पर 88.5, जो कि लगभग स्ट्रोंशियम के बराबर है। फिर उन्हें एक और सेट बनाया बेटा, एक और सेट बनाया। तो एग्जांपल थर्ड ले लेते हैं। एग्जांपल थर्ड, तीसरा सेट इन्होंने जब बनाया बेटा, तो मैं यहाँ पे फिर लिख लेता हूं तत्व, परमाणु भार, परमाणु भार, औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार। और जब तत्व की बात कर रहे हैं हम, तो तत्व में इन्होंने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन की जब हम बात करें तो क्लोरीन का जो परमाणु भार था बेटा, ध्यान से देखना, क्लोरीन का परमाणु भार था हमारे पास 35.5। क्लियर है। ब्रोमीन का था 80, आयोडीन का था 127। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है औसत परमाणु भार। तो पहले और तीसरे का जोड़ूंगा तो 35.5 प्लस 127 127/2,
35 और 127 162, तो 162.2 और 162.5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा बेटा 81.25, जो लगभग किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो इस तरीके से ये सेट बनाते गए, लेकिन ये कुछ ही सेट बना पाए, 3 ही सेट बना पाए, इससे ज्यादा ये सेट नहीं बना पाए, क्योंकि इनके टाइम में एलिमेंट्स की खोज भी बहुत कम हुई थी, लगभग 31 एलिमेंट की खोज हो पाई थी। तो ये सारे एलिमेंट्स को एक सीरीज में यानी एक त्रिक का कॉन्सेप्ट नहीं बना पाई, यानी कि हर एलिमेंट्स पर त्रिक का कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा था, इसलिए नियम क्या हो गया, हमारा फेल हो गया। अब आगे चलते, तो आप देख सकते हो बेटा, डोबेराय ने केवल कुछ तत्वों के त्रिक ही बना पाए, इसके अतिरिक्त अन्य तत्वों जैसे Fe, CO, Ni आदि के परमाणु भार एवं गुण लगभग समान होने के कारण भी यह नियम अमान्य हो गया, यानी कि फेल हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास है डी चैन कोटॉइस का वर्गीकरण। डी चैन कोटॉइस ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया वो 1862 में दिया, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बेटा तत्वों को परमाणु, कोई सबका सेम ऑर्डर था परमाणु भार का बढ़ता क्रम, सब उसी के ऑर्डर में रख रहे थे, तो इन्होंने भी तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर एक वृत्ताकार सारणी बनाई, एक वृत्ताकार, इन्होंने आपके सर्कुलर बनाई वृत्ताकार सारणी। ध्यान से देखो बेटा, तो डी चैन कोटॉइस ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई। कैसी बनाई बेटा, वृत्ताकार सारणी। इस सारणी में तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती और पुनरावृत्ति को दर्शाया गया, यानी कि प्रॉपर्टीज को रिपीट किया गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर हेलिक्स फॉर्म में इस तरीके से ये जो है ना टेबल बनाई गई इन्होंने, जो डी चैन कोटॉइस थे। अच्छा, परंतु यह वर्गीकरण भी अन्य वैज्ञानिकों का विशेष ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाई, अट्रैक्ट नहीं कर पाई, ये ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाई, इसलिए सारणी भी फेल हो गई। आगे चलते, इसके बाद हमारे पास न्यूलैंड आए, न्यूलैंड का स्टगनियम। न्यूलैंड ने सन 1865 में नियम दिया, आप सब जानते होंगे न्यूलैंड का स्टक नियम। न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और कहा कि जब हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि संगीत में होता है कि जो पहला वोवेल्स है वो 8वें वोवेल से समानता प्रदर्शित करता है। सेम ऐसे ही जब मैं तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहा हूं तो पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से क्या करेगा बेटा, समानता प्रदर्शित करेगा। देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं बेटा, इसको देखिए, इसको देखिए बेटा, सन 1865 में न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने का प्रयास किया। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। जो 8वां तत्व प्रथम गुण के प्रथम तत्व के गुणों से क्या करता है बेटा, समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार संगीत की 8वें स्वर की ध्वनि प्रथम स्वर के ध्वनि से समानता शो करती है, समान होती है, राइट। तो इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, इसको समझाता हूं मैं बेटा। आपने संगीत तो देखा ही होगा, और संगीत में आपने ये भी सुना होगा सा, सुनो भाई अच्छे से, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, फिर सा, इस तरीके से। अब अगर मैं मान लीजिए इसको पहला एलिमेंट्स कहता हूं बेटा, इसको पहला कहता हूं, तो अगर ये पहला है तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, ये सातवां होगा और ये आठवां होगा। तो हर पहला एलिमेंट्स 8वें एलिमेंट से जैसे वोवेल्स में सिमिलैरिटी शो कर रहा है, ऐसे जब मैं तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखूंगा तो पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से समानता प्रदर्शित करेगा। फिर सारे गामा आएगा ना, तो अगर मैं पहला एलिमेंट्स इसको बोलूंगा, अगर पहला एलिमेंट्स को बोलूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो हर पहला एलिमेंट्स 8वें एलिमेंट से क्या शो करता है बेटा, समानता प्रदर्शित करता है, जैसे कि आप संगीत में भी देख रहे होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना शुरू करा और कहा कि हर पहला एलिमेंट्स 8वें एलिमेंट से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। तो रखना स्टार्ट करा बेटा, रखते हैं। लिथियम, राइट, फिर आया हमारे पास बेरिलियम, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आया फिर हमारा सोडियम। तो आप देख सकते हो अगर ये पहला एलिमेंट है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो लिथियम सोडियम से क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ऐसे अगर ये हमारा पहला एलिमेंट है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो बेरिलियम मैग्नीशियम से बोरोन, एल्यूमिनियम से कार्बन, सिलिकॉन से नाइट्रोजन, फास्फोरस से ऑक्सीजन, सल्फर से फ्लोरीन, क्लोरीन से समानता प्रदर्शित करेगा। फिर इसी प्रकार से क्लोरीन के बाद आया हमारे पास पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद आया कैल्शियम। अब कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम। कैल्शियम के बाद क्या आता है बेटा, स्कैंडियम, और स्कैंडियम एल्यूमिनियम से समानता प्रदर्शित नहीं करता था। तो इसका मतलब ये जो नियम है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, यानी कि जो मेंडलीव है वो तत्वों का क्लासिफिकेशन केवल कैल्शियम तक ही कर पाए, इससे आगे ये क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, केवल कैल्शियम तक ही कर पाए बेटा, राइट। तो आपको ये बात एक तो ये पता हो कि जो मेंडलीव है वो तत्वों का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा एलिमेंट तक कर पाए, तो ये केवल कैल्शियम तक ही कर पाए। अब बात करते हैं मेंडलीव, न्यूलैंड की, सॉरी मेंडलीव की बात कर रहा हूँ, न्यूलैंड की। तो न्यूलैंड जो तत्वों का क्लासिफिकेशन है वो कैल्शियम तक कर पाए, पहली बात। दूसरी बात आपको अगर मैं बताऊं तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो भी साइंटिस्टों का और अट्रैक्ट नहीं कर पाई, ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाई। लेकिन चूंकि काफी एलिमेंट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया था, इसलिए हमारे पास लंदन की एक सोसाइटी थी, रॉयल सोसाइटी, उन्होंने इनको डेवी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया था बाद में, राइट। तो आगे चलते हैं बेटा, इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा यह नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों तक सही प्रतीत हुआ। उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली, परंतु बाद में रॉयल सोसाइटी जो लंदन की थी द्वारा न्यूलैंड को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया और उनके कार्यों को मान्यता दी गई, राइट। परंतु अक्रिय गैसों की खोज के साथ यह नियम भी क्या हो गया, फेल हो गया। कैसे कैसे फेल हो गया बेटा, आप देख सकते हो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आएगा नियोन, क्योंकि जब अक्रिय गैस की खोज हो जाएगी तो फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, नियोन। तो अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो क्या लिथियम नियोन से समानता प्रदर्शित करेगा, तो आप कहोगे सर कि लिथियम तो नियोन से समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ये नियम फेल हो गया कि हर पहला एलिमेंट्स आठवें एलिमेंट से समानता प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब अक्रिय गैस की खोज हो गई तो पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट से समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये नियम क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। तो ये नियम भी फेल हो गया। लेकिन डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि न्यूलैंड का स्टक नियम लिखो, तो पूछ लेते हैं बेटा, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए और कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि न्यूलैंड केवल कैल्शियम तक ही तत्वों को क्लासिफाई कर पाए थे, न्यूलैंड। आगे चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर, ध्यान से सुनना बेटा, लोथर मेयर और जो मेंडलीव है इन्होंने दोनों ही पीरियोडिक टेबल की खोज करी और एक ही सन में दोनों ने 1869 में ही सक्सेस हासिल करी पीरियोडिक टेबल। लेकिन जो आवर्त सारणी का श्रेय है वो मेंडलीव को गया, क्योंकि मेंडलीव ने पहले आवर्त सारणी को, मतलब पहले अपने कॉन्सेप्ट को प्रकाशित कर दिया था, छपवा दिया था। लोथर मेयर ऐसा नहीं कर पाए थे, इसलिए श्रेय जो है वो सबसे पहले मेंडलीव को ही दिया जाता है। लेकिन लोथर मेयर भी सक्सेस रही है पीरियोडिक टेबल बनाने में। अब लोथर मेयर का क्या कॉन्सेप्ट था इसको समझते हैं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो मेंडलीव है, क्योंकि श्रेय तो मेंडलीव को गया, क्योंकि मेंडलीव ने पहले प्रकाशित कर दी थी, पहले छपवा दी थी, है ना, तो इसलिए श्रेय उन्हीं को गया। पर ध्यान रखना मेंडलीव और लोथर मेयर दोनों सक्सेसफुल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, दोनों ही क्लासिफिकेशन करने में सक्सेसफुल रहे और दोनों ने सेम ही सन में हमारे पास क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट का। और वो सन कौन सा था, 1869। तो इन्होंने कहा सन 1869 में लोथर मेयर ने तत्वों के गुण एवं आयतन में संबंध, गुण और आयतन में संबंध स्पष्ट किया तथा बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का संबंध परमाणु के आयतन से होता है। इन्होंने कहा जो भौतिक और रासायनिक गुणों का संबंध है वो परमाणु के आयतन से होता है, वॉल्यूम से होता है। आगे चलते हैं बेटा, मैं फिर भी बता दूं बेटा, इन्होंने जो वक्र बनाया, इन्होंने जो ग्राफ बनाया
वो परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच ही बनाया था, यानी कि जो प्रॉपर्टी डिस्कशन करी वो परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच करी। लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भार एवं परमाणु आयतन के बीच वक्र खींचे और स्पष्ट किया कि समान गुणों वाले तत्व, जो समान गुण वाले तत्व है, इस वक्र पर समान स्थिति एवं उतार चढ़ाव आरोही अवरोही को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो इन्होंने वक्र बनाया तो उन्होंने उस वक्र में देखा कि जो समान गुण वाले तत्व है ना वो वक्र पर समान जगह पा रहे थे। अगर कोई पीक पे बैठा है तो सारे समान गुण वाले तत्व पीक पे मिले, अगर कोई उतार वाले पॉइंट पर आ रहा है तो सारे समान गुण वाले तत्व उतार वाले पॉइंट पर, अगर कोई चढ़ाव वाले पॉइंट पर आ रहा है तो सारे समान गुण वाले तत्व चढ़ाव पॉइंट पर इनको मिले। तो इस तरीके से उन्होंने एक वक्र क्लासिफाई किया। तो उस वक्र को देख लेते हैं बेटा, ये रहा वक्र हुआ। इन्होंने इस तरीके से एक वक्र को क्लासिफाई किया और ये एक वक्र बनाया, एक ग्राफ दिया। इसको समझते हैं बेटा। इन्होंने क्या कहा, पहला पॉइंट ध्यान से सुनो बेटा, इन्होंने क्या कहा पहला पॉइंट में इन्होंने कहा जो प्रबल धन विद्युतीय धातु होते हैं, जो क्षार धातु होते हैं, वो वक्र के पीक पर मिलती है, पीक पर। जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, पीक पर मिलते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम आगे मिलेगा बेटा, लिथियम हमारा, तो पीक पर मिलती है बेटा। कहां मिलती है? पीक पर मिलती है। तो पहला सुनो, प्रबल धन विद्युतीय तत्व जो क्षार धातु है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि वक्र के शिखर पर स्थित है। तो सारी की सारी शिखर पर ही है। क्लियर बात। दूसरे उन्होंने पॉइंट कहा बेटा, दूसरा जो क्षारीय मर्दक धातु है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आदि वक्र के अवरोही भाग, उतरते भाग, अवरोही भाग मतलब उतरते भाग पर स्थित है। आप देख सकते हो बेटा, उतरता भाग हमारा ये रहा बेरिलियम, ये रहा मैग्नीशियम उतरता भाग, ये रहा कैल्शियम देखो उतरता भाग, राइट, ये रहा स्ट्रोंशियम उतरता भाग, उतरते भाग पर स्थित है बेटा। फिर ध्यान सुनो बेटा, तीसरा मैं आगे ऊपर कर देता हूं इसको। फिर तीसरा देखो बेटा, तीसरा पॉइंट, पर्पल ऋण विद्युतीय तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा थी, जो पर्पल ऋण विद्युतीय तत्व वो चढ़ाव हैलोजन जैसे FCl, Bri आदि वक्र के आरोही भाग, आरोही भाग मतलब चढ़ते भाग में स्थित है। जैसे आप देख सकते हो चढ़ते भाग में आपको मिलेगा फ्लोरीन, ये रहा, यहां मिलेगा आपको बेटा चढ़ते हुए भाग में क्लोरीन, ये रहा, यहां मिलेगा चढ़ते भाग में आपको ब्रोमीन, आगे मिलेगा बेटा आयोडीन। तो चढ़ते भाग में हमें अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व मिले। ऐसे ही हमारे पास चौथे में देखो जो संक्रमण तत्व जैसे कोबाल्ट, कॉपर, Fe आदि वक्र के सबसे निचले भाग में स्थित मिले। ये सबसे निचले भाग में Ti, Cr, वेनेडियम, मैग्नीशियम, Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक, ये सब कहां मिले बेटा? आपको निचले भाग में मिले। तो इस तरीके से इन्होंने एक वक्र बनाया, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करा, जिसके बेसिस पर इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को समान जगह का रिप्रेजेंटेशन दिया कि जो समान गुण वाले तत्व समान स्थिति वक्र पर समान स्थिति पाते हैं। इस तरीके से वक्र बनाया, कर्व बनाया बेटा, राइट। किन्होंने बनाया? लोथर मेयर। तो इन्होंने भी एक सक्सेस हासिल करी, लेकिन इनको प्रायोरिटी देने का रीजन ये भी था एक कि इस ग्राफ पर पोजीशन को याद कर पाना बहुत मुश्किल था, पोजीशन को समझना बेटा, और उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी को डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल था। जबकि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी वो थोड़ी आसान है। तो अगले लेक्चर में हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पर ही बात करेंगे। आज थोड़ा लेक्चर थ्योरेटिकल था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया और जल्दी से कवर कराया। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।